हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 दैट इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे के सारे वीडियो आपको बच्चों प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी बच्चों इस चैप्टर की, तो बच्चों आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी। सो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले, इस वीडियो हम बच्चों जो हमारा चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको बच्चों हम सॉल्व करने वाले हैं। सो बच्चों, आज का जो सेशन है उसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे फॉर चैप्टर नंबर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? सो बच्चों, एनवायरनमेंट क्या है? सिंपल सा है। एनवायरनमेंट में दो क्या होते हैं हमारे एलिमेंट्स है। पहला है लिविंग एलिमेंट्स, दूसरा है बच्चों हमारा अबायोटिक एलिमेंट्स। एक बायोटिक एलिमेंट जो कि लिविंग एलिमेंट्स है, दूसरा है बच्चों अबायोटिक एलिमेंट्स। ये दोनों में बच्चों इंटर कनेक्शन होता है, इंटर रिलेशन होता है, और यही क्या है बच्चों? यही हमारा एनवायरनमेंट। सो हम कहेंगे बच्चों एनवायरनमेंट इज अ डिफाइंड as the total planetary inheritance and the totality of all resources। so बच्चों, environment क्या हो गया? जहाँ पे हम रहते हैं, सिंपल से हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे आसपास बच्चों जितनी भी चीज़ें हमें दिखती है वो सब क्या है? एनवायरनमेंट है। चाहे वो लैंड हो गई, एयर होगी जो कि हम सांस लेते हैं एयर से, ठीक है, हमारे सामने खुला आसमान है, वो सब क्या है बच्चों? एनवायरनमेंट। हम पेड़ पौधों को देखते हैं, ये सारा क्या है? एनवायरनमेंट है। सो बच्चों, हम कहेंगे एनवायरनमेंट इज अ टोटल प्लांटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जो बच्चों हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो हमारा प्लैनेट है बच्चों, इस प्लैनेट में जो भी चीज़ें हैं, इसके अलावा जो हमारे ऑल रिसोर्सेज हैं, वो सारा क्या है? हमारे लिए एनवायरनमेंट है। इट इंक्लूड ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। बच्चों, इसमें क्या होता है? इसमें बायोटिक फैक्टर यानी कि हमारे लिविंग जो हमारे फैक्टर हैं वो, जैसे कि हम ह्यूमंस बींग्स हो गए, बर्ड हो गई, फिशरीज हो गई और फॉरेस्ट हो गई, ये सारे ये क्या है बच्चों? लिविंग एलिमेंट्स है, यानी ये सब बायोटिक एलिमेंट्स है। अबायोटिक एलिमेंट्स क्या हो गए? जैसे बच्चों हम बात करें, सॉइल हो गया, विंड हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ये सारी क्या है? अबायोटिक है। अब बच्चों हमेशा क्या होता है? बायोटिक और अबायोटिक का हमेशा रिलेशन होता है। जैसे कि अगर हम एक फार्मर की बात करें, सो बच्चों कहीं भी कल्टीवेशन के लिए हम फार्मर जो कि एक लिविंग एलिमेंट है, किसका यूज़ करते हैं? सॉइल का यूज़ करते हैं। अरे भाई, क्रॉप किस पे लगेगी? सॉइल पे लगेगी। सो मैम, हमारा और जो हमारे अबायोटिक यानी बायोटिक और अबायोटिक का हमेशा क्या होता है मैम? इंटर कनेक्शन रहता है, इंटर रिलेशन रहता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोटिक एलिमेंट्स आर ऑल लिविंग एलिमेंट्स, द बर्ड, एनिमल एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा। अबायोटिक एलिमेंट्स आर लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक, सनलाइट एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। सो हमने बायोटिक एलिमेंट्स के बारे में जाना, अबायोटिक एलिमेंट्स के बारे में जाना, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं बच्चों? हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। सो बच्चों, आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। सो बच्चों, ये था हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? व्हाट हैपन व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक्सीड their regeneration। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी अर्थ पे जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है, उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? उन रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, और बच्चों यहाँ पे उनकी रीजनरेशन लेवल से ज़्यादा हम निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बच्चों, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बच्चों हमें वुड की ज़रूरत है, सो हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट को कट करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं या ट्री को कट करते हैं, ठीक है। हम ट्री फिर से लगा सकते हैं। सो बच्चों, वो क्या हो गया? एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया? वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। वहीं बच्चों कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एक बार अर्थ से ख़त्म हो जाते हैं, सो उनको हम फिर से उनका प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात करते हैं कोल और फॉसिल ऑयल्स, जो ऐसे बच्चों ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार अर्थ से ख़त्म हो गए, तो हम उनका फिर से, एक ह्यूमन बीइंग उनका फिर से बच्चों प्रोडक्शन नहीं कर सकता। वाटर एक बार जो ख़त्म हो गया अर्थ से, वो वापस नहीं बन सकता। सो हम कहेंगे मैम environment include sun, soil, water, air, which is essential ingredients for the substance of human life। एक ह्यूमन लाइफ के लिए हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से बच्चों एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है? तो बच्चों सन है,
सॉइल है, वाटर है, एयर है, ये हमारे लिए क्या है ये बच्चों, ये हमारे लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट implies that the resource extraction is not about the rate of regeneration of the resources and the waste generated in are within the assembling कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम अर्थ से निकाल रहे हैं, हम उसका यूज कर रहे हैं। सो बच्चों यहाँ पे जो रीजनरेशन की जो रेट है, अगर उससे ज्यादा अगर हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे रिसोर्सेज को, सो बच्चों इससे क्या होगा, वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब बच्चों हम इतना रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस हम इतना वेस्टेज कर रहे हैं, इससे क्या होगा बच्चों, पहले तो रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, ठीक है, हम रिसोर्सेज में होंगे ही नहीं। दूसरा बच्चों जो वेस्टेज को असेंबल करने का जो प्रोसेस है इन्वायरमेंट का, इस पे भी क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, जो कि हम करंट कंडीशन में देख पा रहे होंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह जो प्लास्टिक जो फैला रहता है बच्चों, वो डिग्रेडेबल होता ही नहीं है, क्योंकि हमने एक्सेस अमाउंट में क्या कर दिया है वहाँ पे, यहाँ पे बच्चों वेस्ट कर दिया, और वो इतना ज़्यादा वेस्टेज है कि हमारा इन्वायरमेंट उसको असेंबल भी नहीं कर पा रहा, ठीक है बच्चों। सो कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द environment help to sustain life. Absence of carrying capacity of environment means absence of life. अब बच्चों अगर हमने यहाँ पे हम उतना ही वेस्टेज कर सकते हैं जितना कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो अपने ऑब्जर्व कैपेसिटी तक उसको ऑब्जर्व कर ले, यानी वो यहाँ पे बच्चों वेस्टेज को क्या करेगा, असेंबल करेगा, उतनी कैपेसिटी में करेगा ना जितना वो कर सकता है। अगर बच्चों हद से ज़्यादा हम क्या करेंगे, वेस्टेज कर देंगे, अगर बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं, सो बच्चों कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हम उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं, वो इतना ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है बच्चों क्या यहाँ पे वेस्टेज। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा सस्टेनेबल लाइफ है, जो सस्टेन लाइफ का हमारा जो फंक्शन है इन्वायरमेंट का, वो पूरा नहीं होगा और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइफ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों असेंबलिंग ऑफ वेस्टेज से क्या होता है इन्वायरमेंट में हेल्प मिलती है सस्टेनेबल लाइफ की, सस्टेन कर सकती है लाइफ को। अगर बच्चों यहाँ पे एब्सेंस है कैरिंग कैपेसिटी की, यानी हम हद से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक तो रिसोर्सेज, दूसरा हम उसका वेस्टेज भी ज़्यादा करेंगे, सो क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ लाइफ हो जाएगी। सो बच्चों हद से ज़्यादा, एक रेट से ज़्यादा रिसोर्स को एक्सट्रैक्शन करना, और मैम यहाँ पे उनकी जिससे जो यहाँ पे जितनी उनकी रीजनरेशन की जो रेट है उससे ज़्यादा अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, सो सस्टेन ऑफ लाइफ प्लस असेंबल ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यानी दोनों ही फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। 4 फंक्शन है हमारे इन्वायरमेंट के, जो कि हम आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ट्री, फिश, पेट्रोलियम, कोल, आयरन और एंड वाटर। सो बच्चों अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, रिन्यू कर सकता है, एक बार अगर खत्म हो गए तो हम फिर से उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो बच्चों इनमें बच्चों ये जो हमारे पास टाइप्स दिए हुए हैं, इनमें कौन कौन से रिन्यूएबल है। सो मैम ट्री है, हम ट्री को काटते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बार जो ट्री कट गया फिर वो नहीं लगेगा, होता है क्या, हम फिर से लगा सकते हैं ना, यानी एक ट्री फिर से हम उगा सकते हैं। सो मैम ट्री क्या है, रिन्यूएबल है। फिशरीज बच्चों, कोई पॉन्ड है उसमें फिशरी क्या हो गई, खत्म हो गई, फिर हम कोई फिशरी का वहां पे सीड डाल के रख दें तो फिशरी फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिश फिर से आ जाएगी। सो फिश और ट्री क्या है, रिन्यूएबल है। वही बच्चों अगर हम बात करें पेट्रोलियम, कोल, आयरन और वाटर, ये बच्चों ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अगर हमारी अर्थ से खत्म हो गए फिर ये कभी नहीं बन सकते हैं, यानी ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कौन कौन से, पेट्रोलियम जो कि हमारा फॉसिल ऑयल है, बहुत करोड़ों साल लगे बच्चों इसको बनने में, कोल को भी करोड़ों साल लगे बनने में, ठीक है। वाटर तो बच्चों अब तक इतने साइंटिस्ट ने कोशिश करी है, वाटर कोई नहीं बना सकता, जो नेचुरल है वो नेचुरल है, अगर ये खत्म हुआ तो फिर कभी नहीं बनेगा, ठीक है। आयरन और जो कि हमारा मिनरल है ये भी नहीं बन सकता। सो हम कहेंगे मैम ट्री एंड फिश आर रिन्यूएबल रिसोर्स and petroleum, coal, iron ore and water are non-renewable resources। तो बच्चों हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे दिया, कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे रेन्यूएबल हैं और कौन कौन से मैम हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है,
टू मेजर इन्वायरमेंटल इशू फेसिंग द वर्ल्ड टुडे आर एंड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि टू मेजर इन्वायरमेंट इशू जो है हमारा वर्ल्ड जो है वो फेस कर रहा है। कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से? सो पहला है हमें ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। दूसरा है बच्चों ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, यानी ओजोन जो लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर को बचाती है किससे? यूवी लेयर्स, सॉरी यूवी जो सन की जो अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स होती है उससे बचाती है। अब बच्चों धीरे धीरे हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा हुआ जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या हुआ? हार्म हुआ। और इससे क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, यानी सॉरी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और उसी के साथ ओजोन डिप्लीशन भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे हमारा ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है how do the following factor contribute to the environmental crisis in India? What problem do they pose for the government? ठीक है बच्चों, ये जो हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं बच्चों, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इन्वायरमेंटल क्राइसिस में? इन्वायरमेंटल क्राइसिस ऑफ इंडिया में इन सारे फैक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है? और बच्चों इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पे भी हम बात करेंगे। सो बच्चों प्रॉब्लम्स क्या क्या दी हुई है? राइजिंग पॉपुलेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन, एफ्लुएंट कंजप्शन स्टैंडर्ड, इलिटरेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज, ओके, पॉन्चिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है मैम, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब बच्चों एक एक करके समझ लेते हैं। सो अगर हम बात करें क्या हो रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, ये तो हम देख ही रहे हैं। हम अगर बात करें 2001 का सेंसस देखें तो हमारी पॉपुलेशन 102 करोड़ थी। 2021 का जो अभी आया नहीं है पर आ जाएगा, सो इसमें हम आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है 140 करोड़ से अबाव हो जाएंगे। हम बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही है। अब बच्चों पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी सो बच्चों वो क्या करेगी? रिसोर्सेज का डिमांड करेगी। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? कम है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ हैं बच्चों? बहुत कम है। अब जो पॉपुलेशन जितनी इंक्रीज होगी उतना क्या होगा? रिसोर्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, रिसोर्स कम है, डिमांड ज़्यादा है। अब बच्चों रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी, उनका यूज़ भी ज़्यादा होगा। यूज़ ज़्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे इन्वायरमेंट को हार्म भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो अगर हम बात करें अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एडवर्सली इफेक्टेड द इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें अगर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बच्चों वो बहुत हाई रेट पे हो रही है। ठीक है, सो बच्चों इससे क्या होगा? एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो उस पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इट सर्टनली लेड टू सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। जो क्या करेगा? ये हमारा क्या करेगा बच्चों? जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन पे वो क्या करेगा? ये वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज करेगा और सॉइल पॉल्यूशन इंक्रीज करेगा और इवन एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, सो हाई ग्रोथ से, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ से ये सारी प्रॉब्लम हम फेस करेंगे। आगे हम देख रहे हैं, कर भी रहे हैं, इवन कर भी रहे हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट जो था हमारा था एयर पोल्यूशन। ओके, इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड. It has led to unplanned urbanization, pollution, and the risk of accident. The CPCB, Central Pollution Control Board, had identified 70 categories of industries which are significant polluters. ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं किस पे? एयर पोल्यूशन पे. एयर पोल्यूशन हमारे कब होना शुरू हुआ? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ या फिर हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, जब लोग क्या करने लग गए? व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ करने लग गए अपने डे टू डे लाइफ में. उस टाइम क्या हुआ बच्चों? इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ? वाटर और जो एयर जो है हमारी क्या होने लग गई? वो हम जो इंडस्ट्री का जो वेस्टेज होता था वो वाटर में जाता था, या फिर जो बच्चों उसका जो स्मोक है वो कहाँ जाती थी? एयर में जाती थी. सो हम कहेंगे मैम इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन में हमारा जो नेशन है यानी इंडिया जो है वो टॉप 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में आता है. पर बच्चों इस टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ? हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हुआ. उसके अलावा बच्चों हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो क्या है? अनप्लान्ड है.
ठीक है, हमारा जो अर्बनाइजेशन है, हमारी जो अर्बन एरिया है, जो सिटीज़ है, वो अनप्लान्ड तरीके से बनी हुई है। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, और वहाँ पे रिस्क ऑफ एक्सीडेंट भी क्या है, हाई है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ पे बच्चों एक बोर्ड बना था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब बच्चों ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है 17 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज की जो क्या करती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती है या बहुत ज़्यादा पॉल्यूटर है, ऐसे को क्या करता है, सिग्निफिकेंट करता है और उनके लिए क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, उनको गाइडलाइन देता है कि आप ये यूज़ करो तो क्या हो जाएगा, आपका पॉल्यूशन कम हो जाएगा। एयर वाटर पॉल्यूशन के लिए ये बच्चों क्या बनाई गई है, ये बोर्ड बनाया गया है CPCB। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, मैनी स्टेट इन इंडिया आर ऑन द एज ऑफ अ फैमिन, वॉट एवर वाटर इज अवेलेबल इट इज पोल्यूटेड और कंटेमिनेटेड, इट कॉज डिजीजेस लाइक डायरिया एंड हेपेटाइटिस। ठीक है बच्चों, अब बच्चों वाटर रिसोर्सेज, मैंने क्या कहा, इंडिया में बच्चों बहुत अच्छा वाटर रिसोर्स है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी नदियां हैं, हमारे चारों तरफ समुद्र फैला हुआ है, उसके अलावा जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है, पॉन्ड्स है, मतलब वाटर रिसोर्सेज बहुत अच्छे से। पर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और हमारी जो बढ़ती पॉपुलेशन है उससे क्या हुआ, हमारा जो वाटर रिसोर्स है बच्चों वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया। और अब इंडिया की कंडीशन देखें, सो इंडिया में अगर जो पीने वाला पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें बच्चों 70% क्या है, हमारे पास पॉल्यूटेड वाटर है। ठीक है, सेफ वाटर नहीं है, ये पॉल्यूटेड वाटर है, सिर्फ 30% ही सेफ वाटर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अगर हम बात करें, सो मेनी स्टेट इन इंडिया आर टू बी एज ऑफ फेमिन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों बहुत सारी स्टेट ऑफ इंडिया के क्या है, हमारे जो इंडियन स्टेट है वो यहाँ पे क्या है बच्चों, उनका जो पानी है बच्चों बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है, अवेलेबल वाटर रिसोर्स है, वो पॉल्यूटेड है। ठीक है, और इनकी वजह से बच्चों क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिजीजेस हो रही है। जैसे अगर हम बात करें डायरिया और हेपेटाइटिस की डिजीजेस देखने को मिलती है जनरली। सो बच्चों हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी यहाँ पे क्या करा, बात कर ली, वाटर कंटेमिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों, विथ एफ्लुएंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड people use more air conditioners, CFC, chlorofluorocarbon are used in a cooling agents in a air conditioner which led to ozone depletion। अब बच्चों यहाँ पे हमारा फोर्थ था, क्या था, एफ्लुएंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड। एफ्लुएंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड में अगर हम देखें, सो बच्चों हमारा जो कंजम्पशन स्टैंडर्ड है जिसमें हमारे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को इतना हार्म पहुंचा है कि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बट धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अब बच्चों उनके रिलीफ के लिए, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, इसके रिलीफ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं। और बच्चों हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मैम किसका, हम यहाँ पे फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। अब बच्चों उस रेफ्रिजरेटर और फ्रिज को कूल करने के लिए बच्चों कौन से कूलिंग एजेंट्स यहाँ पे यूज होता है बच्चों, कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज होता है, CFC का यूज होता है। और इसके यूज होने की वजह से बच्चों क्या होता है, इसके यूज होने की वजह से यहाँ पे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो रिलीज होती है ना, सो ओजोन डिप्लीशन होता है, यानी हमारी जो ओजोन लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर को बचाता है UV रेडिएशन से, सो बच्चों वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर हमारी धीरे धीरे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, सो बच्चों एफ्लुएंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड से भी क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ओजोन डेप्लीशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इलिटरेसी और इग्नोरेंस अबाउट द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लेड टू एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इलिटरेसी, और जो हमारी इलिटरेसी की वजह से क्या होता है इसमें बच्चों अगर हम देखें, या फिर हम बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस अबाउट द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, डीजल बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को मिलेगा ही नहीं, इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब बच्चों इसकी वजह से हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं बच्चों, इन्वायरमेंट क्राइसिस में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे क्या हो रहे हैं मैम, कम होना शुरू हो रहे हैं। और ये जो हमारे एनर्जी रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, जिनका हम बच्चों अंधाधुंध तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनमें कमी हो रही है, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है।
और बच्चों हम सस्टेनेबल लाइफ के बारे में यहाँ पे नहीं सोच रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इलिटरेसी से क्या होगा, जैसे रूरल एरिया में अगर हम बात करें, सो रूरल एरिया में बच्चों एनर्जी के सोर्स क्या है, रेन्यूएबल सोर्स है, रेन्यूएबल सोर्स जैसे वुड हो गया, ठीक है, काऊ डंग हो गया, ठीक है बच्चों। पर इनकी वजह से क्या होता है बच्चों, हमारे जो इन्वायरमेंट में है उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जैसे फायरवुड यूज़ हो गया या एग्रीकल्चर वेस्टेज हो यूज़ हो गया, उससे बच्चों क्या होता है, बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या करती है, एयर पॉल्यूशन को बढ़ाती है। With rise of the national income or economic activity, there is a rise in industrialization and urbanization. This rise pollution of air, water and noise. ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेशनल इनकम के साथ साथ जब नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब इंक्रीज होती है तभी तो नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है। अब बच्चों ये इंक्रीज कैसा होता है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज कैसे होती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, यानी कि इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, राइज होगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन राइज होगा तब क्या होगा बच्चों, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे राइज होगी। अब बच्चों अर्बनाइजेशन और हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के राइज होने से बच्चों पोल्यूशन भी क्या होगा, राइज होगा, और उसकी वजह से हमारा बच्चों क्या होता है, एयर, वाटर और नॉइज में बच्चों जो प्रॉब्लम होती है, एयर, वाटर और नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सो मैम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, ठीक है, हमारा नेशनलाइजेशन भी हो रहा है, अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, पर इससे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या हो रहा है, इन्वर्स इफेक्ट पड़ रहा है। देयर आर एक्सीडेंट्स, शॉर्टेज ऑफ वाटर, हाउसिंग प्रॉब्लम एक्सेट्रा। और इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, एक्सीडेंट का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है, वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं हाउसिंग जो प्रॉब्लम है वो भी क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। In other words, with the rise of the national income, there is a ecological degradation which reduce welfare of the people. और इसमें हम देखेंगे बच्चों कि हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज होने के साथ क्या देख रहे हैं हम, हमारा जो इकोलॉजिकल है वो क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, हमारे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है। और बच्चों ये हमारे वेलफेयर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ पीपल, हम लोगों के जो ह्यूमन बीइंग है उनके वेलफेयर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। आगे देखते हैं बच्चों, whatever there is a large migration of a population from rural area to urban area, it lead to fast growth of a slum area. There is excess of load on the existing infrastructure facility. It cause environmental degradation and ill health. अब बच्चों माइग्रेशन होता है, कोई भी पर्सन माइग्रेट क्यों होता है, जब भाई रूरल एरिया में है उसको बच्चों वहाँ पे सही से फैसिलिटी नहीं मिल रही, उसको वहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल रहा, हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। सो बच्चों वो क्या चाह रहा, मूव करता है अर्बन एरिया की तरफ मूव करता है। अब बच्चों अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं तो बच्चों इससे क्या होता है, अर्बन एरिया में क्या होता है, वहाँ पे स्लम का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों जो रूरल एरिया से आएगा वो कहाँ रहेगा, उसको प्रॉपर रहने की जगह नहीं होगी तो वो स्लम में रहेगा, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे फास्ट ग्रोथ क्या हो रही है स्लम एरिया की, और उसकी वजह से जो बच्चों जो अर्बन एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों इससे क्या होगा, इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है और बच्चों इलनेस ऑफ हेल्थ भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माइग्रेशन होने से भी जो हमारे वाटर, एयर, ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसी के साथ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो जाता है और उससे ह्यूमन बीइंग की जो हेल्थ है उस पर भी क्या होता है, इन्वर्स इम्पैक्ट पड़ता है। आगे देखेंगे, द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन द कंट्री इज ओनली 0.08 हेक्टर. There is an excess filling of about 15 million cubic meter forest over the permissible limit. Indiscriminate felling in the tree has led the destruction of the forest cover. वैसे बच्चों अगर हम बात करें सो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इंडिया में कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया में बच्चों अगर हम बात करें 17 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, पर इंडिया में है कितनी, इंडिया में सिर्फ 0.08% ही है। अब हमें बच्चों यहाँ पे हम कितने फॉल कर गए, हमें एक्सेस फॉलिंग ऑफ
अबाउट 15 मिलियन क्यूबिक मीटर। हम इतना फॉल कर गए, हम एटलीस्ट हम यहाँ पे 15 मिलियन क्यूबिक मीटर से क्या कर गए, फॉल कर गए। हमारे इतनी फॉरेस्ट होनी चाहिए थी, मतलब 17 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 17 मान के चलते हैं, 17 हेक्टर जो है बच्चों हमारे फॉरेस्ट लैंड होनी चाहिए थी, पर हमने डिफॉरेस्टिंग इतनी कर ली है कि बच्चों सिर्फ कितनी रह गई है, 0.08 ही मीटर हेक्टर रह गई है, सॉरी 0.0 हेक्टर ही हमारे फॉरेस्ट रह गई है, ठीक है, जो कि हमारी परमिशेबल लिमिट से भी क्या कर दिया हमने, एक्सीड हो गए, एक्सीड फॉलिंग हो गई हमारी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन फॉलिंग इन अ ट्री हैज लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। अब बच्चों हमारे जो फॉरेस्ट लैंड थी उसमें हमने इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टिंग कर लिया, सो इसका हमारे इन्वायरमेंट पे तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट काट रहे हैं हम बच्चों, और फॉरेस्ट काटने से क्या होगा, फॉरेस्ट काटने से जो बायोडाइवर्सिटी थी हमारी, जो हमारे एनिमल्स रहते थे फॉरेस्ट में, वो भी क्या होने लगे, वो भी खत्म होने लग गए, वो भी विलुप्त होने लग गए। सो बच्चों इससे जो सस्टेन लाइफ का जो हमारा फंक्शन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। Once forests have cut down, essential nutrients are washed out of the soil altogether। जब बच्चों हमारे फॉरेस्ट कट हो रहे हैं तो बच्चों हमारी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं वो भी क्या हो गए, वो भी वॉश्ड आउट हो गए, वो भी नहीं मिल रहे हैं हमें। और बच्चों जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। दिस लीड टू सॉइल एरोशन, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खत्म होए जा रही है। दिस लेड टू डिस्ट्रक्ट फ्लोडिंग सिंस देयर इज नो सॉइल टू सोक अप द रेन। और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, डिफॉरेस्टिंग करना हमने शुरू किया, सो सॉइल क्या हो गया बच्चों, इरोशन होना शुरू हो गया सॉइल का। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमें जनरली अब सिचुएशन देखने को मिलती है कि फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो सॉइल की जो सोक अप जो कैपेसिटी थी बच्चों, वो क्या हो गई, वो खत्म हो गई। और बच्चों वो रेन को भी शोक नहीं कर पा रही, इसीलिए हमें चारों तरफ क्या दिखने को मिलता है, फ्लड देखने को मिलता है। आगे देखेंगे बच्चों, पोचिंग लेड टू एक्सटेंशन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ। अब बच्चों पोचिंग होने से क्या हो गया, जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म होती हुई हमें दिख रही है। जैसे अगर हम बात करें द लॉन्ग टर्म रिजल्ट ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग आर, ग्लोबल वार्मिंग में लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग जो क्या कर रहा है, हमारे जो टेम्परेचर है हमारी अर्थ का धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है हमें। melting of polar ice cap with a resulting rise in the sea level and coastal flooding, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इम्पैक्ट होंगे ये देख रहे हैं हम। सो बच्चों इसमें जो हमारे आइस जो है, जो हमारे पोलर जो आइस है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, और उसकी वजह से हमारा जो सी लेवल है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अब इस सी लेवल राइज होने से क्या हो रहा है, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बच्चों उनका लेवल इंक्रीज हो रहा है, और वहाँ पे हमें ज़्यादातर क्या देखने को मिल रहा है, जो कोस्टल एरिया वहाँ पे फ्लड ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डिस्ट्रप्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज आर एज स्नो मेल्ट, ठीक है। अब बच्चों हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, अब बच्चों जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, उसमें भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है स्नो मेल्ट की वजह से। एक्सटेंशन ऑफ स्पाइसेस, जो स्पाइसेस हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, स्पाइसेस है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में, वो भी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। फ्रिक्वेंट टॉपिकल स्टॉर्म एंड द टॉपिकल डिजीजेस, ठीक है बच्चों। वहीं बच्चों हमें बहुत सारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप अभी भी आप सुन रहे होंगे कि सुनामी आ रही है या फिर कोई साइक्लोन, हमेशा ये खबरें हम सुनते रहते हैं जनरली। उसके अलावा मैम जो ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं वो भी क्या हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैल रही है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे हमने हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर था 5th का आंसर हमने कर लिया। आई होप सो कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कौन कौन से फंक्शन है। सो बच्चों इन्वायरमेंट के मेनली 4 फंक्शन है। कौन कौन से हैं? The environment perform 4 vital function. First is it supply resources. Environment हमें क्या करता है बच्चों, रिसोर्स सप्लाई करता है। रिसोर्स कैसे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्स इंक्लूड बोथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको एक ह्यूमन बीइंग फिर से क्या कर सकता है, अगर वहाँ पे ये खत्म होते हैं बच्चों, तो हम उनको फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम फिर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे अगर ऑयल की बात करें, फॉसिल ऑयल हो गया, कोल हो गया, वाटर हो गया, अगर एक बार अर्थ से खत्म हो गए तो फिर से हम इनका यूज नहीं कर सकते, फिर से हम इनका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह मैम हमारे फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हो गया, फिश हो गया, ये हमारे किस में आ गए बच्चों, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गए। हमारा पहला जो फंक्शन है इन्वायरमेंट का दैट इज सप्लाई रिसोर्सेज। सेकंड इज असेंबलिंग वेस्टेज। जो हमारा जो इन्वायरमेंट है बच्चों वो क्या करता है, हम जो वेस्टेज करते हैं उसका क्या करता है, असेंबल करता है वेस्टेज को, और बच्चों यहाँ पे क्या करता है, उस वेस्टेज को क्या करता है, यहाँ पे असेंबल करके उसको डिग्रेड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम कोई एप्पल खाते हैं, ठीक है, हमने एप्पल खाया, उसको हम ऐसे मिट्टी में फेंक देना, तो देखना बच्चों 2-4 दिन बाद वो अपने आप मिट्टी में क्या होता है, वो मिल जाता है। यानी कि हमारा इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उस वेस्ट को क्या कर रहा है, असेंबल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसको क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। सेकेंड इज सस्टेन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारा इन्वायरमेंट क्या करता है, सस्टेन करता है लाइफ को, और बच्चों हमें क्या प्रोवाइड करता है, जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है। बायोडाइवर्सिटी कैसे, जैसे कि बच्चों अगर हम चले जाएं इंडिया में ही देखें, अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं, जैसे राजस्थान में चले जाएं, सो हमें वहाँ अलग तरह के हमें जंगल देखने को मिलेंगे, या अलग तरह के हमें वहाँ एनिमल्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम कश्मीर में चले जाएं तो बच्चों वहाँ अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, वहाँ अलग तरह के ट्रीज दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे। सो बच्चों ये जो बायोडाइवर्सिटी है कौन मेंटेन करके रखता है, हमारा इन्वायरमेंट मेंटेन करता है, और बच्चों ये क्या करता है, सस्टेन करता है लाइफ को, और क्या देता है, यहाँ पे जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है। लास्ट इज इट ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेनिक सर्विसेज लाइक सीनरी। ठीक है बच्चों, ये एस्थेनिक सर्विसेज देता है, यानी हमें सुंदर सुंदर सी चीजें देखने वाली सर्विसेज देता है। यानी हमें सीनरीज अगर देखनी है तो हम कहाँ जाते हैं, हम इन्वायरमेंट के पास जाते हैं। क्यों लोग इतना कश्मीर जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, क्यों जाते हैं, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो सुंदरता है वही देखने को जाते हैं। तो हमें इन्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें देता है। ठीक है बच्चों, सो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट में 4 फंक्शन हो गया, सप्लाई, इट सप्लाई रिसोर्सेज, सेकंड असेंबलेट वेस्टेज और सस्टेन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी, एंड देन प्रोवाइड एस्थेनिक सर्विसेज लाइक सीनरीज। ठीक है बच्चों, सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, तो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई 6 फैक्टर कंट्रीब्यूट टू लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। भाई कौन कौन से 6 फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन के लिए जाने जाते हैं, या लैंड डिग्रेडेशन जिनकी वजह से होता है। सो सबसे पहला तो है भाई डिफॉरेस्टिंग। हमने इतने ज़्यादा जंगल काट दिए हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सो बच्चों एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। सो अगर हम बात करें सम ऑफ दीज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, फर्स्ट इज लॉस ऑफ वेजिटेशन ऑकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। हमारे जो फॉरेस्ट थे बच्चों वो कम होना शुरू हो गए। क्यों, हम अपनी जो ह्यूमन बींग्स है, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रीड के लिए हमने क्या करा बच्चों, फॉरेस्ट को कम करना शुरू किया। कम करना क्या करा, यहाँ पे शुरू कर दिया, यानी फॉरेस्ट को काट काट के जो फॉरेस्ट की लैंड थी वो हमने हमारे यूज में ले ली, और इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, जो वेजिटेशन था, जो फर्टिलिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। सो इसकी वजह से क्या हो गया बच्चों, इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया। सेकेंड इज अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फूडर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और हाँ फूडर एक्सट्रैक्शन, अगर हम बात करें जो अनसस्टेनेबल फ्यूल्स थे, और बच्चों यहाँ पे जो हमारे वुड थे उनका हम क्या करा, हमने उन वुड को क्या करा, हमने बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से भी क्या हुआ, जो डिग्रेडेशन है वो होना शुरू हुआ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है, जहां हम पहले एक जगह कल्टीवेशन करते थे, सो बच्चों इस एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए हमने क्या करा, वहाँ के जंगल को साफ किया, यानी वहाँ के जंगल को काटा और हमने वहाँ पे क्या किया, कल्टीवेशन किया।
अब बच्चों हमारा यहाँ से मन भर गया, हम और कहीं चले गए, वहाँ पे हमने कल्टीवेशन किया। सो हमने वहाँ पे भी क्या करा, फॉरेस्ट को काटा और वहाँ पे कल्टीवेशन शुरू कर दिया। अब बच्चों जब जब इंसान जैसे जैसे ग्रोथ करता गया वो अपनी जगह चेंज करता गया। अब जैसे जैसे जगह चेंज किया वैसे वैसे फॉरेस्ट का कटना भी क्या होगा, शुरू हो गया। अब बच्चों उसकी वजह से क्या हुआ कि कल्टीवेशन जैसे जैसे शिफ्टिंग हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, फॉरेस्ट कम होना शुरू हुआ और उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, इनकरेजमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड। अब बच्चों जो हमारे फॉरेस्ट है उन लैंड का क्या करा, हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे अपने खुद के फ़ायदे के लिए। ह्यूमन बीइंग अपने फ़ायदे के लिए लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड है उनका यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गया। फॉरेस्ट फायर एंड ओवर ग्रेजिंग। ठीक है बच्चों, अब बच्चों फॉरेस्ट में हमने फॉरेस्ट लैंड यूज़ करने के लिए, फॉरेस्ट ख़त्म करने के लिए क्या करा है, जो फॉरेस्ट फायर है वो लगाई, या फिर जब फॉरेस्ट फायर लग जाती थी तो हम ह्यूमन बींग्स उनको नहीं बचाते थे। और बच्चों ओवर गेजिंग की वजह से भी क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया। नॉन अडॉप्शन ऑफ द एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर। जो बच्चों हमारा सॉइल कंजर्वेशन मेजर है हमने उसको सही तरह से अडॉप्ट नहीं किया, हमने अपने मनचाही तरीके से सॉइल का कंजर्वेशन किया और इसकी वजह से क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया। तो बच्चों ये 6 मेजर जो है बच्चों फैक्टर हैं लैंड डिग्रेडेशन करने के हुए, इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ और उसकी वजह से हमें आज करंट सिचुएशन हमारी ऐसी है कि हमारे पास फॉरेस्ट बहुत कम हो गए, जो हमारी फर्टिलाइज लैंड थी वो बहुत कम हो गई, सॉइल की जो कैपेसिटी थी जो प्रोडक्शन की वो भी क्या हो गई, कम हो गई। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट आर हाई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें एक्सप्लेन करना है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की, वो क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है और नेगेटिवली हाई है। सो बच्चों उसके लिए हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज गिव अप। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हम ऑलरेडी बच्चों इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद नहीं है माइक्रो इकोनॉमी में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 2 चॉइस है, कोई भी चीज़ करने की 2 चॉइस है। अगर हम एक को सेलेक्ट करते हैं दूसरे का फॉरगिव करते हैं, सो बच्चों दूसरा क्या हो गया, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, यानी सेकेंड बेटर अल्टरनेटिव जिसको हमने क्या करा है, गिव अप करा है। सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव जिसको हमने क्या करा, गिव अप करा है, वो होती है बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बच्चों इन्वायरमेंट को लेकर हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नेगेटिवली हाई क्यों है, द कंट्री हैज टू पे हग अमाउंट ऑफ फॉर डैमेज डन बाय ह्यूमन हेल्थ। अब बच्चों हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, बिल्कुल किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हुए हमने हमारे इन्वायरमेंट को खूब हार्म पहुंचाया, हमने रिसोर्सेज का अंधाधुंध तरीके से यूज़ किया, रिसोर्सेज की कमी हो गई, वाटर पॉल्यूशन किया, लैंड पॉल्यूशन किया, एयर पॉल्यूशन किया। अब बच्चों वो हार्म हम ही पे हो रहा है, ठीक है, अब हमने हार्म किया इन्वायरमेंट को, अब बच्चों उसको कौन उससे इफेक्ट हो रहा है, फिर ह्यूमन बीइंग ही इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन ही इसकी कौन कर रहा है, कॉस्ट बियर कर रहा है। और यहाँ पे इन्वायरमेंट डैमेज करने का यहाँ पे बच्चों कौन उसको किसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। द हेल्थ कॉस्ट ड्यू टू डिग्रेडेड इन्वायरमेंट क्वालिटी हैज रिजल्टेड इन डिजीजेस लाइक अस्थमा, हमारे क्रोलेरा एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, सो हम अगर देखें सो इसकी वजह से जो हम पे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हमारी हेल्थ कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, वो क्यों हुई है, ये जो इन्वायरमेंट है इसकी क्वालिटी है बच्चों वो डिग्रेड हो गई है। ठीक है, हमें ढंग से पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, हमें सांस लेने के लिए फ्रेश एयर नहीं मिल रही। सो बच्चों इसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीजेस हो रही है, जैसे कि अगर हम बात करें अस्थमा हो रहा है, हमारा कोलेरा हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी डिजीजेस जो हमारे वाटर से होती है वो हो रही है। ठीक है, हग एक्सपेंडिचर ऑन इनकर्ड इन द ट्रीटिंग दी डिजीजेस। और बच्चों हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगाना पड़ रहा है किसके लिए, यहाँ पे इन डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए। सो बच्चों एक तरह से ये क्या हो गया, हमारे लिए इन्वायरमेंट को यहाँ पे हार्म करना क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, आउटलाइन द स्टेप इन्वॉल्व इन अटेंडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, स्टेप एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया।
सो बच्चों नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गई, जैसे सोलर एनर्जी है उसका यूज करना चाहिए, विंड एनर्जी का यूज करना चाहिए, मिनी हाइड्रो जो प्लांट्स है वो लगाने चाहिए, जिससे क्या हो, जो हमारी जो है कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स हमें डेवलप मिलेंगे और ये क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। क्या क्या, जैसे विंड एनर्जी और हमारी सोलर, ठीक है, ये हमें लगाने चाहिए। सेकंड है रूरल एरिया में एलपीजी गोबर गैस लगानी चाहिए, एलपीजी और गोबर गैस के प्लांट लगाने चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे हमारी जो एयर की क्वालिटी है वो और अच्छी हो, हमें हमारी जो एयर है वो और ज़्यादा क्लीन हो। सो मैम क्या करना चाहिए, एलपीजी और गोबर गैस लगानी चाहिए रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में सीएनजी से जो भी सीएनजी का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, व्हीकल्स में ज़्यादा सीएनजी का यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा मैम घरों में भी सीएनजी का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कम होगा। और इसके लिए बच्चों दिल्ली ऑलरेडी काम कर रहा है। दिल्ली में अगर हम पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम सीएनजी का ही यूज़ देखते हैं। सेकेंड, फोर्थ इज विंड पावर का यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में विंड पावर का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे जो एयर पोल्यूशन है वो खत्म होगा। सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल के जरिए हमें सोलर पावर क्या करनी चाहिए, जनरेट करनी चाहिए। यानी जो सोलर एनर्जी है उनका हम यूज़ करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने में। किसकी वजह से, फोटोवोल्टिक सेल की वजह से। ये एक सेल होता है बच्चों जो ऐसे मटेरियल से बनता है जो क्या करता है, सोलर एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। मिनी हाइडल प्लांट्स लगाने चाहिए। मिनी हाइडल प्लांट्स क्या है बच्चों, देखो हाइड्रो प्लांट्स क्या होते हैं, बड़े बड़े हाइड्रो प्लांट्स में बच्चों पानी से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ठीक है, पानी टर्बाइनाइटर पे बढ़ता है, देन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। अब बच्चों मिनी हाइडल प्लांट्स कहाँ लगते हैं, जो माउंटेन एरिया जहाँ पे नदियाँ हैं। ठीक है बच्चों, उसमें क्या होते हैं, जो नदियाँ बह रही है उसी में मिनी हाइडल प्लांट लगा लेते हैं। वहाँ पे ये फ़ायदा है बच्चों इसका कि जो लोकल एरिया होता है, जैसे कोई नदी जा रही है उसके पास में कोई विलेज है, अब बच्चों वहाँ अगर उस नदी पे ही बच्चों एक मिनी हाइडल प्लांट लगा देंगे, सो बच्चों उस नदी पे जो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम यहाँ पे जो पास वाला गांव है, जो लोकेलिटी वाला गांव है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इजीली पहुँचा सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पे क्या होता है, ये इको फ्रेंडली होता है। और इससे जो केबल्स हैं या जो दूर जो लोकेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने का, ट्रांसमिशन की कोई कॉस्ट नहीं आती है। और बच्चों जो लॉस हो जाती है एनर्जी का वो भी नहीं होता है। सेवंथ इज ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे पुरखों ने हमें दी थी, जो हमारे ट्रेडिशनली लोग यूज़ करते थे, जैसे एग्रीकल्चर में, हाउस होल्ड में ट्रेडिशनल थिंग्स यूज़ करते थे, वो पूरी तरह से क्या थी बच्चों, इको फ्रेंडली थी। पहले के लोग खेती बाड़ी में जो उनके एनिमल्स हैं उनका यूज़ करते थे, या ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करते जो इको फ्रेंडली थे। ठीक है बच्चों, अगर हम उन्हीं चीज़ों को फिर से अपना लें, फिर से अडॉप्ट कर ले, सो फिर से हम क्या हो जाएंगे बच्चों, इको फ्रेंडली हो जाएंगे। नेक्स्ट इज बायोकम्पोजिस्टिंग, यानी जो फर्टिलाइज़र है बच्चों, हमें जो हमारे केमिकल वाले फर्टिलाइज़र है उनका यूज़ बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह हमें बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, यानी ऐसे फर्टिलाइज़र जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या है, हार्म ना पहुँचाए। सेकेंड, नाइन्थ इज बायो पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, बायो पेस्ट कंट्रोल, हमें पेस्ट कंट्रोल, जो हम केमिकल पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करते हैं उसकी जगह हमें बायो पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करना चाहिए, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो और जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमने ये देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया हैज अबेंडमेंट नेचुरल रिसोर्स, एक सेकेंड, नेचुरल रिसोर्स सस्टेन एंड स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये कह रहा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट रिसोर्सेज हैं और सब्सटेंस है बच्चों यहाँ पे बहुत सारे। अच्छा, सब्सटेंस देना है हमें इस स्टेटमेंट का। सो सिंपल सी बात है, हमारा जो इंडिया है बच्चों खनिजों का क्या है, अजायब घर है। यहाँ पे हर तरह का खनिज यानी हर तरह के मिनरल्स मिलेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज से हम भरे पड़े हैं। चारों तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे हमें बच्चों स्पाइसेस मिल जाएंगे। सो अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ रिच क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन प्लांटनी इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, अब हम इन
पॉइंट से क्लियर करेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो रिच क्वालिटी में है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के कैसे। तो देखेंगे बच्चों, इंडिया हैज़ रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, hundreds of river and tributaries, lush green forest, abundant minerals deposits under the land surface, vast stretch on the Indian Ocean, mountains, range, etc. अगर हम बात करें मैम, हमारे जो इंडिया की जो सॉइल है उसकी बहुत रिच क्वालिटी है, ठीक है। हमारे इंडिया में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स हैं और मैम उन रिवर्स की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। हमारे जो फॉरेस्ट है बच्चों, लास्ट ग्रीन फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा ग्रीन फॉरेस्ट है बच्चों। उसके अलावा जो मिनरल रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज है, ठीक है, वो अर्थ पे और अर्थ के नीचे भी है, ठीक है। वहीं बच्चों अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे तीनों तरफ क्या है बच्चों, इंडिया के तीनों तरफ जो है ओशन है, ठीक है, माउंटेन रेंज हमारी भरी पड़ी है। ये सारी चीज़ों से हम क्या है, हमारे चारों तरफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। The black soil of the Deccan Plateau is a particularly suitable for the cultivation of a cotton. It had led to the centralization of the textile industry in the region. ठीक है बच्चों, वही बच्चों जो ब्लैक सॉइल है जो कि कहाँ पर मिलता है, डेक्कन प्लांटू में मिलता है, जो बच्चों सूटेबल है किसके कल्टीवेशन के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे सूटेबल है, जो कि इस रीजन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके लिए क्या है बच्चों, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन देता है, यहाँ पे उसके डेवलपमेंट के लिए काम आता है। आगे देखेंगे बच्चों, The Indo-Gangetic plants spread from the Arabian Sea to the Bay of Bengal are one of the most fertile, intensively cultivated and densely populated region in the world. वहीं बच्चों अगर हम बात करते हैं किसकी, इंडो गैंगटिक प्लांट्स की, ठीक है। इंडो गैंगटिक प्लांट्स कैसे है, हमारा इस तरफ से यानी ऊपर से लेकर नीचे तक है, जहाँ जहाँ हमारी गंगा रिवर है वहाँ इंडो गैंगटिक प्लांट है बच्चों। अब बच्चों वो जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे उस एरिया में हम क्या देखते हैं, मोस्ट फर्टिलाइज लैंड है हमारी, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर लैंड है हमारी, ठीक है। इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है, बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, हमारी इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है उसके आसपास, ठीक है बच्चों। बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हमें पूरे वर्ल्ड से क्या करती है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज है, मोस्ट फर्टिलाइज, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है बच्चों इन इंडिया में। आगे हम देखेंगे, इंडियाज फॉरेस्ट प्रोवाइडिंग ग्रीन कवर फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड नेचुरल कवर ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ। अब बच्चों जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से ग्रीन क्या देते हैं, कवर देते हैं हमारे बहुत सारी पॉपुलेशन है उनको, और नेचुरल कवर देते हैं किसको, हमारी वाइल्ड लाइफ को। तो बच्चों हमारे रिसोर्सेज देखो आप, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और coal and natural gas are found in the country. India alone account for a nearly 20% of the world's total iron ore service. Okay, reserve 20% है, 8% है, I think 8% है, 8% है, ठीक है बच्चों, 8% है। ओके, अगर हम बात करें मैम, मैम अगर हम बात करें आयरन ओर की, जो कि हमारा मिनरल है, ठीक है, आयरन ओर, कोल और नेचुरल रिसोर्स इंडिया में मिलते हैं। अब बच्चों इसी की बात करें तो सिर्फ आयरन ओर की बात करें तो इंडिया में 8%, यहाँ अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड के 8% जितना बच्चों यहाँ पे क्या निकलता है, आयरन और रिजर्व है, ठीक है। बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमाइट, डायमंड, गोल्ड, लेड, लिग्नाइट, manganese, zinc, uranium etc. are also available in a different part of the country. वहीं बच्चों इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट है उनमें ये सारे मिनरल्स, इसके अलावा सिल्वर हो गया, बहुत सारे मिनरल, कोल हो गया, ये सारे मिनरल हमें देखने को मिलते हैं। सो बच्चों देखा किस तरह से हमारा जो इंडिया है वो, इसीलिए बच्चों हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से क्या है, यहाँ पे इंडिया हैज़ अ अमेंडमेंट नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नेचुरल प्लस मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं, और हमारा जो देश है बच्चों वो क्या है, खनिजों का अजायब घर है।
ओके सो बच्चों, आज हमने हमारे इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन, आगे के और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसको समझो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।